मुंबई से लेकर दुबई के बीच अंडर वाटर ट्रेन के प्रोजेक्ट को लेकर काफी चर्चाएं। संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड ने इसका सुझाव दिया। अभी दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदाद बिन मोहम्मद बिन अल राशिद अल मखतूम ने भारत के दौरे पर है और वो भारत के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। वजह है भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत होते हुए रिश्ते। वजह है संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों की बढ़ती हुई संख्या। वजह है यूएई में 28 लाख से ज्यादा भारतीय, 12 लाख पाकिस्तानी। इस वक्त यूएई दुबई का नेशनल कंस्ट्रक्शन ब्यूरो एक ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है और यूएई और इंडिया का प्लान यह है कि इंडिया और यूएई के बीच एक अंडर वाटर ट्रेन स्टार्ट की जाए मुंबई से दुबई। इस लेवल पे चले गए हैं। सो ये एक नेक्स्ट जनरेशन पार्टनरशिप है जो नरेंद्र मोदी यूएई के साथ करना चाहते हैं और पाकिस्तान की उन्होंने छुट्टी करा दी है। हमारा ध्यान सिर्फ यही है कि हम यूएई जाएं, क्योंकि हमारी लीडरशिप का ध्यान ये है ना, हमारी लीडरशिप का ध्यान ये है कि हमारे पास पर्सनल ताल्लुकात हमारी फैमिलीज के उनके साथ होने चाहिए। इंडिया क्या करता है, इंडिया अपने ताल्लुकात, इंडिया एज ए स्टेट ताल्लुक बनाता है उनके साथ। हमारे जो सियासतदान है वो अपनी फैमिलीज के ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, या हमारे जो लीडरशिप होती है वो चाहती है कि मेरा इंडिविजुअल ताल्लुक हो उधर की लीडरशिप से। वो ये नहीं समझते कि जब तक स्टेट का ताल्लुक होगा तो उसकी ज्यादा इज्जत होगी। पर ये एक अप्रोच है। दुआ को लगता है कि पाकिस्तान जरा उस तरीके से क्योंकि पैसों से हर चीज चलती है ना, तो सिर्फ वो जरा कर पाएगा। पाकिस्तान जो अपने मुसलमान है ये जज्बे से चलते हैं। अच्छा। हमारे अंदर जज्बा है। अच्छा। 1965 में हमारे जो अल्लाह के नेक बंदे थे उन्होंने बम ऐसे पकड़कर फेंके थे। कैसे? हाथों से वो अल्लाह के वली थे। अच्छा। वो अल्लाह के वली थे, वो आम इंसान नहीं थे। अंडर वाटर ट्रेन शुरू होने जा रही है जिसकी प्लानिंग स्टार्ट हुई थी 2018 में और कहा यह जा रहा है कि 2030 तक ये एक वेरी वेरी एम्बिशियस प्लान कंप्लीट हो सकता। $500 बिलियन इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बताई जा रही है, लेकिन ये प्रोजेक्ट करने में यूएई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। आइए आपको बताते हैं कि ये क्या होने जा रहा है। एक बात तो आप जान लें कि अगर ये प्रोजेक्ट हो गया तो ये दुनिया भर को हैरान करके रख देगा। मुंबई टू दुबई अंडर वाटर ट्रेन, आप सोच सकते हैं कैसा हो सकता है। एक तो इसको एम्बिशियस प्लान इसलिए कहा जा रहा है कि अंडर वाटर ट्रेन बनाना कोई आसान काम नहीं है। अंडर वाटर ट्रेन बनाने के लिए आपको समंदर भर भर के पैसा चाहिए, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। मिनिमम भी कह रहे हैं कि $500 बिलियन तो आप अलग निकाल कर रखते हैं, जो यूएई ने अलग निकाल कर रखती हैं। लेकिन क्योंकि यूएई इंटरेस्टेड है मुंबई को लिंक करने के लिए दुबई के साथ, क्योंकि यूएई को, दुबई को यह पता चल चुका है कि मुंबई की क्या सिग्निफिकेंस है, भारत की इकोनॉमी और भारत की इंडस्ट्री, भारत की मार्केट की क्या सिग्निफिकेंस है और क्या फ्यूचर है। इसलिए दुबई और यूएई ये चाहते हैं कि वो एक अंडर वाटर ट्रेन ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करें जिसमें मुंबई टू दुबई अंडर वाटर ट्रेन ट्रेवल 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाए। सिर्फ 2 घंटों के अंदर आप मुंबई से बैठेंगे और दुबई पहुंच जाएंगे और दुबई से बैठेंगे और मुंबई पहुंच जाएंगे। वैसे ये एयर ट्रेवल इस वक्त 3 घंटे से ज्यादा का है मुंबई टू दुबई, लेकिन अंडर वाटर ट्रेन के थ्रू ये हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे कम हो जाएगा, ये तो ज्यादा कम ना हुआ। आप ये नहीं जानते, एक तो ये कि ये भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस जो है ये कम होने वाली बात है कि आपका 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटे बच जाएं अगर आपका ट्रेवल हाफ हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि अंडर वाटर यानी कि अंडर सी जो टनल्स बनाई जाएंगी, वो जिस तरह आप सी वर्ल्ड देखने जाते हैं वो नजारे आपको मिलेंगे। ये टूरिज्म का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। जी चीमा साहब, जैसे आपने ये बात की, हम देखें कि हाल ही में इंडिया जो भारत है उसमें हमने मतलब शेख हमदान का इस वक्त में आना, जब हाल ही में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है 2025 उसमें हमने देखा जैसे कवानीन पर तनकीदी नज़र डाली जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि बीइंग अ मुस्लिम या मुस्लिम नुमाइंदे होने के तौर पर क्या शेख हमदान का फ़र्ज़ बनता है, या फिर वो करेंगे इस बारे में बात मुस्लिम अक़लियत के बारे में, या वो जो मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ और मस्जिद की हिफाजत और उनके हकूक़ का जो तहफ़्फ़ुज़ पर बात कर सकेंगे, या ये महज सिर्फ एक इकोनॉमिकल विजिट ही रहेगा? देखें, जो वक्फ बिल है वो इंडिया का इंटरनल मसला है। इंडिया जितने मर्जी कानून बदले, इंडिया जो मर्जी कानून बदले, पाकिस्तान को, यूएई को, सऊदी अरब को, कतर को, कुवैत को, नाइजीरिया को, दिस दैट को, किसी से क्या गर्ज है? अब क्या सवाल ये पैदा होता है, देखें पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ बड़ा बैकलैश हुआ, बड़ी बातें की गई वक्फ बिल के हवाले से।
मैं कहता हूं जी कि देखें, आपको इंडिया की नेचर समझनी होगी। इंडिया की नेचर यह है कि इंडिया इज नाउ, वहां पे एक हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है। वो कह रहे हैं कि इंडिया एक हिंदू स्टेट है, ये कोई सेकुलर नहीं है। आप अपना दिमाग ठीक करें। किसने कहा है कि हम सेकुलर हैं? हम एक हिंदू रियासत हैं। अब भारत क्यों कहा जा रहा है? क्यों नरेंद्र मोदी जो है वो हर संडे को अब जाते हैं, जाके किसी ना किसी मंदिर पे खड़े होते हैं, दुआ करते हैं? अभी श्रीलंका के अंदर नरेंद्र मोदी साहब ने जो ऑफिशियल चीजें की हैं, 2300 साल पुराने एक वो दरख्त जो था उस पे जो बैठे हुए हैं, उधर जाके वो उन्होंने माथा टेका है। किस चीज पे यार? ऑफिशियल विजिट पे वजीर आजम गया हुआ, क्या कर रहे हैं वहां पे वो जाके? सो सवाल ये है। और फिर इंडिया के अंदर क्या एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए हकूक, मैं वैसे एक बात बताऊं, मेरा इस बात पे मैं अमूमन ये कहता हूं कि पाकिस्तानी मौलवी और इंडियन जो रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट है, जिसमें आरएसएस ले लें, बाकी लोग ले लें, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि पाकिस्तान के मौलवियों ने जब पाकिस्तान के अंदर इस्लामाइजेशन करनी थी तो इन्होंने डिक्टेटरों का सहारा लिया। फौज की मदद से पाकिस्तान के अंदर इस्लामाइजेशन की गई, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए इस्लामाइजेशन नहीं की गई। आप इंडिया के हिंदुओं को ये चीज का क्रेडिट दें कि उन्होंने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए जो भी कर रहे हैं, हमें बुरा लग रहा होगा, हमें गलत लग रहा है, वो गलत है, उन्होंने सही नहीं किया, उन्होंने गलत किया है, वो गलत है, भाई जो मर्जी कहें, पर क्या उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के जरिए चेंजेस किए हैं कि नहीं की? आप पाकिस्तान में जितनी इस्लामाइजेशन हुई है, क्या वो पार्लियामेंट के जरिए हुई? वो तो डिक्टेटर ने ठप्पा लगाया, किसी ने उसको अंडू भी नहीं किया। तो जो कुछ जियाउल हक के दौर में हुआ, आप उसको देखें ना। आप ये देखें, ये यहां पे आके आपको बीजेपी और आरएसएस और इस रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट जो है वहां की, उसको दाद देनी पड़ेगी। और वो दाद इस बेस पे देनी पड़ेगी कि इन लोगों ने जो भी तब्दीलियां लाई डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, आप उसे हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म कहें, भाई वो कहते हैं हम हैं हिंदू, आपको क्या मसला है? हमने अपनी मजहबी आबादात, हम ऐसे ही हैं, जाओ जो करना है कर लो। भाई क्या डेमोक्रेसी या वोट जो बैलेट पेपर है, क्या अब देखें ना, फिर यहां पे भी बात आती है, क्या उनके डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे सवाल उठते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी गलत जीता है या इलेक्शन कमीशन ने गलत कराया? थोड़े बहुत मसले मसाइल होंगे, उन्होंने किया भी होगा, मैनिपुलेट भी किया होगा, प्री पोल रिगिंग की बहुत सारी चीजें भी होंगी, मशीनों के मसले भी होंगे, सब कुछ हुआ होगा, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन लार्जर दुनिया ने उनके ऊपर